नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी के जीवन पर एक फिल्म बनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी फिल्म बन चुकी है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी फिल्म बन चुकी है। उनके जीवन को दर्शाया गया, लेकिन यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता पर इस तरह की फिल्म बनी और उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म है। कई ऐसे आप देख रहे हैं कि प्रोमो भी आए हैं और उस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि उनके जीवन का पूरा संघर्ष देखने को मिल रहा है। पहले हम आपको ये प्रोमो दिखाएंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पर बैठेंगे। भारत माता की जय। तुमने जो कदम उठाया है उसे पूरा करके ही घर आना। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस बारहवीं की जो परीक्षा थी वो भी उन्होंने जेल में से ही दी। एक अच्छी लाइफ तभी गुजरती है जब आदमी सोचे कि भाई मैं इसी ढंग से लोगों की सेवा करता रहूं। तो फिल्म का आपने ये प्रोमो देखा, ब्लेजिंग टॉर्च, जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कि संघर्ष कितना ज़बरदस्त था। अगर राजनीति के इस शिखर पर वो पहुंचे हैं तो वो आसानी से नहीं पहुंचे, मेहनत की और त्याग भी किया। इसी पर चर्चा करने के लिए उनके सुपुत्र अन्नू गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो सर ये हम जानना चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब जी का क्या हाल है, कैसी तबीयत है उनकी? देखिए, तबीयत तो उनकी काफ़ी देर से ठीक नहीं है, लेकिन जैसे इस मूवी का नाम है ब्लेजिंग टॉर्च, वो टॉर्च जो है वो हमेशा रोशनी देती रहती है और कभी भी हारने का नाम नहीं लेती। उनका हाल भी ऐसा ही है। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, अपनी सेहत ठीक है नहीं है इसकी परवाह किए बिना। ठीक सर, मैं मुद्दे पे आता हूँ सीधा इस फिल्म पे जो दर्शाई गई है। आपने भी प्रोमो देखा किस तरह से। जी, राजनीति का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने शुरुआत से ही संघर्ष किया, नाम भी कमाया, सब कुछ किया, लेकिन इस संघर्ष की जो कहानी है वो हमारे यहाँ के लोगों में इतने नहीं है, मतलब जानते नहीं हैं लोग। आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म जो बनी है वो वाकई लोगों को बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन जो नेता किस तरह से बनते हैं, आसानी से ये इतनी राह आसान नहीं होती है नेता बनना और उसके बाद इतना लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार होना। देखिए, किसी को प्यार मिलना या ना मिलना ये तो इस बात से परे हटकर, मैंने जो उनकी जीवन गाथा देखी या उनके पूरे जीवन में मैं उनका सहयोगी बन के आज तक चल रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैंने अपने जीवन की एक गांठ बांध ली वो यही था, उतार आए चढ़ाव आए, आप गिरोगे, आपकी मानसिकता जो है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, आपका मनोबल कभी गिरना नहीं चाहिए, आप कभी अंदर से कमज़ोर नहीं होने चाहिए। और ये सारी बातें मैंने उनसे सीखी हैं और मुझे लगता है जो व्यक्ति या नेता अपने ध्येय के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मन से बिल्कुल साफ चलेगा, उसकी कभी हार नहीं होती। सर, ये प्रोमो में दिखाया गया है कि टॉर्चर भी किया गया है, लक्ष्य मतलब था कि हाँ लोगों की सेवा करनी है। आप काफ़ी नज़दीक हैं, आप उनके बेटे हैं, जाहिर सी बात है। ये जो फिल्म में दिखाया गया है, ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं उन्होंने? आपको भी पता है कि क्या हुई, अब आपको भी प्रोमो में पता चला कि इतना टॉर्चर भी किया गया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, सन 1972 में एक्टिव राजनीति जो है उसमें उन्होंने कदम रखा और तब से लेके 2014 तक, जब तक वो इस असेंबली के मेंबर रहे,
ज़्यादातर मैं उनके साथ रहा हूँ और उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने ही दिखी हैं। उसके पहले का जो पार्ट है उसका मैं हिस्सा नहीं रहा हूँ, उनकी तरुणाई का, उनकी युवावस्था का बिल्कुल। उनका हिस्सा तो मैं नहीं रह पाया हूँ। लेकिन जब से मैंने उनको देखा है तब से वो संघर्ष की गाथा जो है वो मेरे अंदर जो है मैंने प्रत्यक्ष देखी हुई। ठीक ठीक। लेकिन सर एक और भी होता है ना, दूसरा ये है कि अगर राजनीति में ये होता है कि परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। उस समय प्रोफेसर साहब जब युवा थे, राजनीति में आए, फिर परिवार भी उनका बना, आप उस वक्त छोटे ही थे, तो किस तरह से ये पूरा की राजनीति भी देखनी है, परिवार भी देखना है, आपका कितना सहयोग था? क्योंकि परिवार का तो सहयोग चाहिए होता है ना, अगर राजनीति करनी है तो परिवार अगर साथ नहीं देगा तो फिर लोगों की सेवा किस तरह से होगी? नहीं, फॉर्चुनेटली जो चमनलाल गुप्ता जी का परिवार यानी उनके भाई बहन, उनके माता पिता और उसके बाद फिर हमारा परिवार जो है, इसमें चमनलाल गुप्ता जी बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं क्योंकि उनके सारे परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया और बढ़ चढ़ के साथ दिया। क्योंकि सारे परिवार में एक बात जो है वो बड़ी अच्छी तरह से सबको मालूम थी कि चमनलाल गुप्ता जी का लक्ष्य जो है वो छोटा नहीं, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था और उनके मन के अंदर जो कल्पनाएं थी वो बहुत ऊंची थी और हमें ये लगता था कि उनके अंदर वो सारी चीज़ें भी मौजूद हैं जो एक अच्छे नेता में और एक सफल व्यक्ति में होनी चाहिए और उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। आज हमारा सारे का सारा परिवार जो है, उनके भाई बहन, उनके दोस्त, उनके मित्र और हमारा सारा परिवार जो है, उनके जीवन से हम बहुत प्रेरणा लेते हैं और उनको इस मुकाम पर देख के हम बहुत खुश हैं। सर एक और सवाल ये है कि जब वो राजनीति में आए, हालांकि प्रजा परिषद थी मेरे ख्याल में, नहीं उस समय जनसंघ था उस समय, लेकिन प्रजा परिषद के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया जी। उस समय बहुत छोटे थे, ठीक ठीक, लेकिन उन्होंने प्रजा परिषद से लेके जनसंघ और उसके बाद फिर ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इस दौरान जो चीज़ें देखने को मिली कि राजनीति में मतलब कुछ पक्का नहीं होता, यानी कि उसको पता नहीं, मतलब राजनीति में ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ होगा, इस एक संभावनाओं का खेल है और ये भी है। लेकिन आपको लगता था कि आपके पिताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो बेटे पे ये भी आता ना कि वो भी एक कहते हैं कि पापा आप क्या कर रहे हो राजनीति में, आप ना तो इलेक्शन लड़ना आपने अभी लड़ोगे, फिर आप घर से बाहर जा रहे हो, ये सेवा, इस तरह की कभी आपके मन में आया कि हाँ? नहीं, ऐसा कभी मन में नहीं आया, क्योंकि वो जब राजनीति में आए थे, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी राजनीति में आए थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रेरणा के साथ, और वो जो समय था, वो जो राजनीति थी, वो राजनीति जो थी वो सेवा का नाम था। उस समय की राजनीति में आप कितनी ऊंचाइयों तक जाओगे ये महत्वपूर्ण नहीं था, ये महत्वपूर्ण उस समय नहीं था। उस समय लक्ष्य जो थे वो बहुत बड़े होते थे और कभी भी ऐसी राजनीति जो है आज की राजनीति और तब की राजनीति में बहुत जमीन, मैं तभी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आज बहुत जमीन, आज इंसान राजनीति में कदम रखता है, लेकिन उसे पहले टिकट चाहिए होती है कि हाँ मुझे पहले टिकट मिलेगी तो फिर मैं आऊँगा राजनीति। देखिए, अगर आप उनकी जीवनी देखेंगे तो मैं हैरान हूँ कि वो परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, 5 बेटे और 4-5 बेटियों के परिवार में वो सबसे बड़े थे। और उनके पिताजी जो है वो गांव से शहर आके किसी की दुकान पे नौकरी करते थे। ऐसे परिवार के होते हुए भी उन्होंने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करी और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी करी, और उस एमएससी करने के तुरंत बाद वो 4 सालों के लिए गुजरात में जाकर उन्होंने आरएसएस के प्रचारक बन के रहे। और ये वो दौर था, ये 1959 की बात है, 59 की बात है। ये वो दौर है जिस समय महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद आरएसएस के ऊपर एक इन्होंने आरोप लगे हुए थे और लोग उनको अच्छी निगाह से ना देखते हुए, ही वॉज द फर्स्ट होल टाइमर प्रचारक ऑफ आरएसएस इन द गुजरात। उस समय गुजरात के अंदर आरएसएस का नाम लेना जो है वो बहुत मुश्किल माना जाता था, लेकिन उन परिस्थितियों में उन्होंने वहाँ पे 4 सालों तक काम किया और एमएससी फर्स्ट क्लास करने के बाद घर आके नौकरी तलाशी नहीं, नौकरी तो उनको बाद में आके मिल गई, बिल्कुल, और वो प्रोफेसर भी बने।
और फिर उसके बाद अपनी उम्र के सिर्फ 37वें सालों में उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर, और ऐसी पार्टी जिसका भविष्य जो है उस समय बड़ा धूमिल था, उस पार्टी के कहाँ धूमिल भी क्या था, मेरे को था ही नहीं उस समय। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनकी जो राजनीति थी वो कभी भी ऐसी राजनीति नहीं रही जिसमें उनके मन में इस तरह की भावना रहे कि मैंने कुछ बनने के लिए राजनीति में जाना है। उस समय के जो मैं ये समझता हूँ उनके ख्यालात ऐसे थे कि हम राजनीति में सेवा के लिए हैं, हम राजनीति में कुर्सी के लिए नहीं हैं। ऐसी राजनीति का दौर जो है वो मैं तभी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिक्चर में 1 घंटे की मूवी है तो उसमें इतना नहीं दर्शाया जा सकता, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को, देश की तो चलो वो तो जानते ही हैं सभी, लेकिन खासकर हम जहाँ के हैं हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीति कोई ये नहीं कि आसान नहीं है, और उस दौरान की राजनीति और ऐसी पार्टी चुनना जो खुद उस समय अपनी पहचान के लिए लड़ रही थी। बिल्कुल सही। ठीक है सर। जब MP ये बने सर, उससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डोडा वगैरह में जो आतंकवाद था, और VDC के लिए ने कहा जाता है कि ये उनके VDC के ये जन्मदाता हैं, मतलब VDC इन्हीं वो किया क्योंकि उस समय आतंकवाद पीक पर था 90s की अगर हम बात करें तो टारगेट जब किया जा रहा था। मैं बार बार आपका जिक्र और परिवार का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि पार्टी की तो सपोर्ट होती है, लेकिन इन इलाकों में परिवार के इमोशंस बड़े मैटर करते हैं, उनको मतलब कि परिवार रोकता है कि आप मत जाइए, तो ऐसे में ये किस तरह? ये बात तो सच है कि 1990 के बाद का जो दौर रहा है बड़ा, जिस समय वहाँ पे आतंकवाद का दौर खुद था, कैंपेन करना, लोगों से मिलना और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर दीवार बनकर खड़े रहना, ये चीज़ें, ऐसा दौर जो था वो बड़ा ख़तरनाक था उस समय, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं उनकी हिम्मत की, उनके जज्बे की हमेशा दाद देता हूँ। लेकिन हमारे घर में भी ऐसा था कि हमारे अंदर चाहे कितना भी डर जो है वो चलता रहता हो, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं होती थी उनको रोकने की। अंदर से सब लोगों को तकलीफ़ होती थी, हम लोग चाहे रात को नहीं सोते थे, वो वापस नहीं आए हैं, 3 दिनों बाद आना है, लेकिन हमने भी कभी ऐसा, हमारे परिवार ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि उनको इस कार्य के लिए हमें रोकना चाहिए। और इसी कारण आप जो VDC की बात करते हो, डोडा की बात करते हो, पूरा का पूरा देश उस समय डोडा आंदोलन के लिए जो है वो चमन लाल गुप्ता जी की क़यादत में ही जम्मू में आया था, और वो इतनी बड़ी एक मूवमेंट बनी ताकि आज हमारा जो डोडा है वो कश्मीर के हालातों की तरह नहीं रहा, और डोडा के जो हिंदू थे उस समय वो सारे सेफ रहे। ये VDC फिर हो गए चुनाव, MP भी बने, मिनिस्टर भी बने, लेकिन जो देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से ये मतलब एक, मैं तो कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में चंद ऐसे नेता है जिनका करें तो चर्चा होती है सर। आप जी बिल्कुल होती है सर। सर कहते हैं कुछ, प्रोफेसर साहब बताते हैं कि आज की राजनीति में और तब की राजनीति में क्या अंतर है। नहीं, उनके आदर्श बड़े डिफरेंट थे। वो उनकी एक अच्छी बात जो है वो क्रिटिसाइज कम करते हैं, लेकिन वो जो फोकस्ड बात है वो ज़्यादा करते हैं। उनका कहना हमेशा हमने यही सुना है, यही समझा है कि आपको अपना कर्म देखना चाहिए, और उनको अपने कर्म पर जो है वो बहुत गुरूर है, बहुत घमंड है। उनको अपने गुरूर पर बहुत ध्येय, जिसको बोलते हैं, उनको अपने पे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है उसमें कभी लाभ और हानि को देखे बिना अपना जो ध्येय है, अपना जो टारगेट है, अपना जो फोकस है, उसको कभी डगमगाने नहीं दिया। सिर्फ उस फोकस पर चलते हुए उन्होंने राजनीति की है, और उस पर वो बड़े संतुष्ट नज़र आते हैं। अभी जैसे मोदी जी ने उनको कॉल किया तो मोदी जी का जो कहना था वो अपने आप में ये बात दर्शाता है। आपको ज्ञात होगा कि अभी मोदी जी ने बहुत लोगों को फ़ोन किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे पहला जो टेलीफोन है पूरे देश के अंदर उनके सामने जो नाम आया वो प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता आया, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें देखी हैं उनके साथ रह के, काम करके, कि उनका जज्बा, उनकी स्पिरिट जो है वो किस तरह के काम करने की। सर एक और चीज़ है कि 370 को लेकर बीजेपी का जो रुख था बिल्कुल साफ था, हालांकि यहाँ पर आंदोलन भी हुए हैं। प्रोफेसर साहब जी का क्या उस समय रिएक्शन था जब ये 370 हटी? देखिए, बड़े खुश थे, क्योंकि इसके लिए सन 53 से वो लोग जो है वो जूझ रहे थे। उस समय भी उन्होंने भूख हड़तालें करी हुई हैं। 12वीं की परीक्षा जो थी उन्होंने जेल से दी थी और वहाँ से पास हुए थे। तो ये एक सपना था, वो जो 1953 की जो मूवमेंट थी उसका क्लाइमैक्स जो है वो अभी हुआ है।
तो उन्होंने इस पे अपना बहुत खुशी जाहिर की और मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व फैसला जो है वो हुआ है। हालांकि हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया, इसी पे मैं आ रहा था। उसके क्या कहते हैं? उसके हम पक्ष में नहीं हैं। उसको अब केंद्र की क्या मजबूरियां रही हम इस पे अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारा ये जो राज्य है जिसको हमारे पूर्वजों ने सींचा है, इसको फिर से राज्य का दर्जा जो है वो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए और ये उनकी भी भावनाएं ऐसी ही हैं। यूटी जब बनी तब कुछ तो चर्चा की होगी आपसे, यूटी बनाना 370 के साथ इसके साथ तो कोई लेना देना नहीं, जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जल्दी से, हालांकि कई लोगों के स्टेटमेंट भी उसके बाद आए हैं प्रधानमंत्री के, होम मिनिस्टर के, कि आपको दर्जा वापस दे दिया जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ मजबूरियां नहीं होंगी, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उन्होंने यूटी बनाई है। लेकिन मानसिक तौर पर हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है इसको राज्य का दर्जा ही मिले। सर आपसे मतलब मौजूदा हालात पे चर्चा तो होती होगी प्रोफेसर साहब जी, से? होती रहती है। मतलब ये जो दौर चल रहा है इस समय जी, तो कुछ तो कहते होंगे कि ये स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है वो मैं देख रहा हूँ, जो नए जो युवा आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके बुजुर्ग नेता उनसे वो मुलाकात नहीं करते। मुझे तो लगता है कि प्रोफेसर चमन लाल जी को कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का अगर इन मुद्दों पर चर्चा करनी हो तो इनसे मुलाकात करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, आज से कोई लगभग 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले जम्मू कश्मीर का एक डेपुटेशन जो है, सारे बड़े नेता जो हैं वो हमारे एक बहुत बड़े नेता हुए हैं श्रीमान अरुण जेटली जी, उनको मिलने गए थे। तो लगभग 40 लोगों के बीच में अरुण जेटली जी ने सबसे पहले ये बात पूछी थी कि आप सब लोगों में से चमन लाल गुप्ता जी के पास कौन जाता है। तो उस समय कुछ लोगों ने बोला था कि भाई जैसे शमशेर सिंह मनाज जी थे और 1-2 लोगों ने बोला कि हम लोग, तो उन्होंने ये बात सबके बीच में बोली थी कि आप लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए, उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो दौर है वो एक उस समय के दौर से बहुत भिन्न है। आज की जो राजनीति है उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो राजनीति है वो स्वच्छ रहे, राजनीति जो है वो ईमानदारी से हो, राजनीति जो है वो एक प्रोफेशन ना बन के वो सेवा का माध्यम ही रहे, ऐसी वो हमेशा प्रेरणा देते हैं और हमें ऐसी हमेशा सीखती है। अभी कुछ कहते हैं कि अब मौजूदा वो नेगेटिव बात अब नहीं करते हैं। अच्छा। उनकी इस जीवन के इस समय में मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर एक बहुत अच्छी बात आई है कि वो यही चाहते हैं कि अपनी तरफ से जो अच्छी सीख है वो देने की कोशिश करते हैं। अब मैं आता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के फ़ोन पे उस पर आता हूँ। उन्होंने फ़ोन भी किया था, अभी आपने बताया। तो जब फ़ोन, क्या ये कहा सकता है कि उनका भी जो रिश्ता है मोदी साहब का और अपने प्रोफेसर साहब जी का, क्योंकि 90s के दौरान मोदी साहब भी यहाँ पे रहे थे जी, जब वो एक आरएसएस के सिंपल से कार्यकर्ता थे बीजेपी को। तो ये कहा जा सकता है कि वो भी एक ताल्लुकात, और दूसरे ये है कि मोदी जी का एक चीज़ तो है ना कि वो अपने पुराने नेताओं को भूलते नहीं हैं। जी बिल्कुल, ये तो उनकी खासियत है ना, चाहे वो भीड़ में हो या फिर हो। ये फ़ोन जब आया तो सर ने किस तरह से बात की, मतलब क्या उन्हें कुछ तो कहा होगा कि हाँ जी मोदी साहब आप कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है या नहीं है? जी देखिए, जिस समय टेलीफोन आया तो प्रोफेसर साहब ने उन्होंने जो मोदी जी ने बोला है वो सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मोदी जी का पहले सबसे कहना ये था कि मैं अपने सब पुराने लोग जो हैं उन लोगों की मुझे इस समय याद आ रही है, और मैं ऐसे दौर को भूला नहीं हूँ कि जिस दौर के अंदर आप जैसे नेताओं ने जगह जगह जाकर इस पार्टी के बीज बोए हैं, और मैं उस चीज़ का सम्मान करता हूँ। मुझे सारी बातें वो याद हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया और आप लोग जो है आपने इस छोटे से पौधे को जो इतना बड़ा कल्प वृक्ष बनाया है। तो ये मोदी जी का एक बड़प्पन था जो उन्होंने उस समय दर्शाया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात जिक्र की कि मैं जब यहाँ का जम्मू कश्मीर का 2000 के अंदर सन 2000 में वो यहाँ के प्रभारी भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और हम उस समय प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जो थे वो यूनियन मिनिस्टर थे। तो हमारे दिल्ली घर में भी आना जाना और यहाँ जम्मू घर में भी आना जाना उनका बहुत लगा रहता था, और कई नेताओं को उन्होंने
ऐसा कहा है कि आप अगर राजनीति सीखना चाहते हो तो आप चमनलाल गुप्ता जी का हाथ थाम के आगे चलिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी जो है वो एक बड़े बहुत दूरंदेशी और एक गूढ़ राजनीति के जो एक स्टूडेंट हैं, उनको उनका व्यक्तित्व जो है वो बड़ा बहुआयामी है, इसलिए वो हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से परख कर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान को चलाना, पूरे मुल्क को चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो हमें छोटी छोटी बातों को लेकर, क्योंकि मैं ये सब जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म में इतना कुछ डिटेल में होगा नहीं। 1 घंटे की फिल्म में पूरा आप कहोगे कि राजनीति का पूरा उनका कैरियर बताया जाएगा, तो वो हो नहीं सकता। अब मैं फिल्म पे आता हूँ। ये फिल्म बनाने में मतलब किस तरह से ये आगाज़ हुआ? मैंने जैसे कहा, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के ही प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर शिवदत्त जी जो हैं, उन्होंने और भी फिल्में बनाई हुई हैं। उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो आइडिया तो मेरे मन में बहुत देर से चल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे और प्रोत्साहन दिया और हमारा ये जो आइडिया है उन्होंने उसकी एक कंक्रीट शेप दी है। जम्मू के ही सारे कलाकार हैं। शूटिंग जो है वो विभिन्न जगह पे हुई, गुजरात में भी शूटिंग हुई। गुजरात के कुछ ऐसे लोग मिले जिनको प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी ने उस समय उनके साथ जो है वो समय बिताया हुआ है, उनके भी इंटरव्यूज़ इसमें आए। फिर एमरजेंसी का वो दौर था, काला दौर 17 महीने का, जिस पूरे के पूरे एमरजेंसी के दौर में चमनलाल गुप्ता जी के पीछे पुलिस लगी रही, लेकिन चमनलाल गुप्ता जी किसी पुलिस के हाथ ना आते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया का जो है वो आरएसएस का काम देखते थे। और ये सारी चीज़ें जो हैं उस फिल्म में हैं। और मैं इस फिल्म के अंदर जो सबसे इस शूटिंग के दौरान जो बहुत बड़ा हादसा हो गया कि शिवदत्त जी जो है उनको हार्ट अटैक हुआ और वो अपने प्राण गंवा बैठे, ये अपने आप में बड़ा एक दुखद सा समाचार था और एक ऐसी घटना थी जिसने कि कुछ देर के लिए तो हमारा जो मन खट्टा कर दिया कि शायद यह फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ, बड़ी हिम्मत की दाद देता हूँ उनके बेटे हिमांशु दत्त का, जिसने अपने पिता के रुके हुए अधूरे काम को उसने पूरा करके आज पिक्चर हमारे बीच में है। और 2 मई को सुबह 10 बजे हम लोग यूट्यूब पे उसको लॉन्च करेंगे। सर एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि अक्सर देखा गया कि हम प्रोफेसर साहब की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर ही करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब कि ये मतलब नेशनल एक पर्सनैलिटी है। जी, इसमें आप क्या सोचते हैं? ये सच्चाई है। जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी जितनी भी देखिए 40 साल लगातार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी लगातार 40 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के वो मेंबर रहे। पूरे के पूरी जो भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ और उससे पहले प्रजा परिषद जो है, उसके सारे का सारा दौर उन्होंने देखा है। और केंद्र के अंदर आरएसएस के बड़े से बड़े नेता हों या फिर बीजेपी के बड़े से बड़े नेता हों, जम्मू कश्मीर जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ, अहम रहा और एक ऐसा टॉपिक रहा जो पूरे देश के अंदर जो है जिसकी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो उसकी जो जड़ें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं वो चमनलाल जी ने बोई है। इस बात से पूरे का पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इनकार नहीं कर सकता। और आपने ये देखा होगा कि जब जिस समय भी मोदी जी जो है वो उधमपुर के अंदर अपना भाषण देना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने चमनलाल जी का नाम लिया। इधर पक्कल दूल जो है उसका उद्घाटन था तो सबसे पहले उन्होंने चमनलाल जी का नाम लिया। और जहाँ भी अब जैसे कहा कि उन्होंने एक टेलीफोन करने की कोशिश की पुराने लोगों में तो चमनलाल जी का नाम आया। तो चमनलाल जी को प्रशंसा मिले या नहीं मिले ये अलग बात है, लेकिन मोदी जी के मन में या फिर ऐसे बड़े नेताओं के मन में ये बात बड़ी स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो बीज है वो इन्होंने बोया। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं 3 बार लगातार जो पहली 3 बार जो भारतीय जनता पार्टी का नाम है वो चमनलाल गुप्ता जी के कारण ही जो है वो आया है। आज हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह जी दूसरी बार जीते हैं बहुत बड़ी लीड के साथ, लेकिन वो जो सारे का सारा वहाँ का प्लेटफॉर्म था, वहाँ की जो मेहनत थी, वहाँ का जो वो सारे का सारा एरिया था, वहाँ कभी भी भाजपा को कभी भी वहाँ पर सफलता नहीं मिलती थी। तो उसके जो बीज बोए गए थे वो 1990 से लेके या उससे पहले से लेके वो सारे के सारे
ऐसे नेताओं के द्वारा, चमन लाल जी भी थे और उनकी बहुत बड़ी टीम थी, लाला शिवचंद थे, चौधरी चक्कर सिंह थे और ठाकुर बलदेव सिंह थे, ऐसे बहुत बड़े दिग्गज। सर आपको क्या लगता है इस फिल्म के जरिए हमारे जो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो या फिर राजनीति में जो हो या आम पब्लिक हो, आपको लगता है कि वाकई एक संदेश जाएगा और लोगों में एक मतलब एक पहचान जिसे कहा जाता है? देखिए, पहचान होती है अपने उस काम से, वो तो है ही है, लेकिन अब यह कि नई जनरेशन को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि राजनीति में किन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर किया और किस तरह से आज अगर आतंकवाद मुक्त है अगर हमारा ये पूरा डोडा किश्तवाड़ वगैरह, तो किन की वजह से आपको लगता है ये फिल्म कहीं ना कहीं उन लोगों को एक मैसेज देगी? देखिए, मेरा जितना काम था वो तो हमने नहीं, एक होती है ना, हमने ये पूरी कोशिश करके इस पिक्चर को बना लिया है, ये लॉन्च भी हो जाएगी। अब मेरी ये आप सब लोगों के माध्यम से जनरल पब्लिक को एक अपील रहेगी कि इस मूवी को ज़रूर देखें। एक ऐसे शख्सियत की कहानी है जो स्क्रैच से शुरू होके, जो एक गांव से उठकर जो है वो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कुर्सियां होती है उनमें से एक कुर्सी पर बैठे और उसके बाद भी उन्होंने कभी ज़मीन नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है राजनीति में कि गुरूर आ जाता है इंसान आप को। जो है वो जितना ऊंचा उठते हो तो उसके बाद आपके अंदर कि क्या वो शख्सियत जिंदा रहती है कि नहीं, वो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो देखने वाली है, जो उनके साथ लोग रहे हैं, वो लोग छाती ठोक के ये बात बोलते हैं कि इतना ऊपर जाने के बाद भी उन्होंने अपने पहले भाषण में ये बोला था जब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अटल जी, मैं तो ज़मीन पे चलने वाला आदमी हूँ, आपने मुझे जहाज़ों का मंत्री बना दिया, लेकिन मैं कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ूंगा। और ये बात उन्होंने साबित करके बताई, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने असेंबली की इलेक्शन लड़ी और फिर वो भी जीते। चलिए सर, आखिरी, क्योंकि वक्त ये इंटरव्यू तो ज़्यादा लंबा हो रहा है, एक आखिरी सवाल ये है कि इस फिल्म को एक बड़े पैमाने पर लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन ये अपने कोविड-19 की वजह से अब सीमित आप उस पर कर रहे हैं, तो जब ये होगा तो उद्घाटन सर ही करेंगे? जी हाँ, अब तो उसके पास हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम 2 तारीख को यूट्यूब पे उनके द्वारा ही इसको लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि कुछ बड़े नेताओं के पहले हमारे साथ बातचीत चल रही थी और मुझे यकीन था कि कुछ बड़े नेता भी जो हैं इस लॉन्च पे आ सकेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो दौर कब आएगा आप कह नहीं सकते। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसको जो है वो यूट्यूब पे ही देखिए। और इस फिल्म में तो यूट्यूब कौन सा पेज बनाया सर? प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता फाउंडेशन, प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता फाउंडेशन के नाम से हमारा पेज है, उस पे ये लॉन्च। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 तारीख को 10 बजे सुबह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता फाउंडेशन जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप ये फिल्म देखेंगे और इस फिल्म के ज़रिए आप ये भी अपने आप में सोचने पर भी ये मजबूर होंगे कि राजनेता बनना इतना आसान नहीं है। ये एक संघर्ष की कहानी है और ये पूरी किताब होगी जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक व्यक्ति ने कितना त्याग किया। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।